हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सकुशल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम इस क्लास में मैथ्स का चैप्टर करेंगे, कौन सा, नंबर सिस्टम। ठीक है। और हम मैथ्स का पूरा सिलेबस जो है बिल्कुल बेसिक लेवल पे कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। फिर ये कंप्लीट होने के बाद हम एडवांस लेवल पे चलना शुरू करेंगे। ठीक है। एडवांस लेवल पे, बेसिक लेवल पे इसलिए चलेंगे क्योंकि मोस्टली बच्चे जिनको मैथ्स से बिल्कुल घबराहट होती है, जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की, बिल्कुल बेसिक लेवल की। जो स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और क्वेश्चंस आपसे सोल्व होने लगेंगे। तो जो बेसिक लेवल, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा मैथ में, तो आगे के एडवांस क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक। तो उसके लिए सभी कंसेप्ट और बेस आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक। तो हमारी जो सीरीज होगी वो होगी बिल्कुल बेसिक लेवल से, मैथ का पूरा सिलेबस करेंगे इसमें हम कंप्लीट। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि भाई मैथ्स जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उन सभी के लिए मैथ क्या है, कंपलसरी है, ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका नष्ट न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। और जो भी भाई बहन इस चैनल पे नया है और मैथ जो सीखना चाहता है अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से, बेसिक लेवल से, तो वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है भाई? नंबर सिस्टम में हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। ठीक है। संख्या पद्धति के बारे में, संख्याओं को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक। तो सबसे पहले हमारी आती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर जो होते हैं उनकी संख्या, भाई जो संख्याएं क्या होती हैं, जो भी गिनती होती है, गिनती में जितनी संख्याएं आती हैं, ठीक है, मोस्टली तो कितनी होती है, 0 से 1 तक की संख्याएं होती हैं। ठीक। 10 डेसिमल संख्याएं होती है, दशमलव प्रणाली की, दशमलव सिस्टम की 10 संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो प्राकृत संख्या उनमें से कौन सी होती है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके 1 से लेकर 10 तक, ना 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर आगे इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है। इन्फिनिटी तक, यानी अनगणित होते हैं, आगे कितने भी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से काउंट किए जाते हैं और आगे कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक। ठीक। तो ये होता है आपका नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। फिर देखते हैं हम होल नंबर। तो जो होल नंबर या पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर या पूर्ण संख्या में क्या आता है, इसमें आपका जीरो आता है प्लस नेचुरल नंबर आता है। ठीक है। जीरो और नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक। यानी कि 0, 1, 2, 3 और ऐसे चलते हुए आगे इनफाइनाइट तक। ठीक है। ये आपके आते हैं होल नंबर में। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं जिनमें माइनस भी इंक्लूड हो। ठीक। ऋणात्मक संख्याएं भी इंक्लूड हो, -4, -3, -2, -1। ठीक। फिर क्या आएगा आपका? जीरो। फिर आएगा प्लस का 1। ठीक। प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और ऐसे चलते हुए इनफाइनाइट तक, अनगिनत। और इधर भी माइनस की नेगेटिव संख्याएं भी क्या होंगी? अनगिनत होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या देखा हमने? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे काउंट होते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 और ऐसे अनगिनत संख्याएं। फिर आता है आपका होल नंबर। ठीक। होल नंबर में आपका जीरो और नेचुरल संख्याएं आती हैं, 3, 4 और आगे इनफाइनाइट तक, अनगिनत तक, कितने भी जा सकते हैं आप। ठीक है। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है? माइनस वाली संख्याएं भी इंक्लूड होती हैं, जीरो भी इंक्लूड होता है और पॉजिटिव संख्याएं भी इंक्लूड होती हैं। आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक। कंपोजिट नंबर वो प्राकृत संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा अन्य फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। यानी कि अन्य संख्या से भी क्या जाती है? भाग जाती है, डिवाइड होती है, जिसके फैक्टर एक और उस संख्या को खुद को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी डिवाइड होती है, भाग होती है। जैसे कुछ भी मान लेते हैं, आपकी जो भाज्य संख्या क्या हो गई भाई, 2 भी आपकी एक भाज्य संख्या है। ठीक है। 4 भी भाज्य संख्या है आपकी। ठीक है। 6 भी भाज्य संख्या है। 6 के बाद क्या हो गया? 8 भी भाज्य संख्या है। ठीक। 10 भी भाज्य संख्या है। 16 भी भाज्य संख्या है। ठीक है। कुछ भी ले सकते हो आप। 50 भी भाज्य संख्या है।
जो एक से ज़्यादा जिसके फैक्टर हों, प्राइम नंबर हों, ठीक है, वो सभी क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे 16 है, 16 किससे डिवाइड होता है भाई, 16 का फैक्टर 1 भी होता है, ठीक, 16 का फैक्टर 2 भी होता है, 2 से भी डिवाइड होती है। 16 कितने से, 4 से भी डिवाइड होती है, ठीक है, 16 8 से भी डिवाइड होती है, और 16 16 से भी डिवाइड होती है। तो ये सभी क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो जो संख्या एक के अलावा अन्य और संख्याओं से विभाजित होती है वो आपकी क्या होती है, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 15 ले लिया मान लो, अब 15 क्या है, एक से भी डिवाइड होता है, ठीक है, एक फैक्टर हो गया, फिर 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, फिर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 15 से भी हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके कितने हो गए, एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए, ठीक। तो ये सभी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। फिर आता है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम संख्याएं क्या होती हैं, वे प्राकृत संख्याएं, वे नेचुरल नंबर्स जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हों, अन्य से नहीं, ठीक है। यानी कि केवल एक, एक से, और भाई एक से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो एक से और स्वयं संख्या से डिवाइड होते हैं, ठीक है, वह स्वयं संख्या से ही डिवाइड होता है, उसके अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं होते, वो आपकी क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे 2 है, भाई 2 आपका एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है, 2 क्या है, प्राइम नंबर भी है। 2 किससे डिवाइड होता है, केवल एक से होता है और केवल 2 से होता है, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे 3, तो 3 के फैक्टर कितने हैं, 3 भी एक से डिवाइड हो जाएगा, और 3 कितने से, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 4, भाई 4 तो एक से भी डिवाइड होता है, ठीक है, 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब एक और 4 के अलावा इसके एक और फैक्टर है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है आपका, क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, जो एक से और स्वयं से ही डिवाइड होंगे, उसके अलावा उसके और अन्य फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अपन लिखेंगे स्टार्टिंग से, तो 2 आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, फिर 13, फिर आपका 17, फिर 19, फिर 23 हो गया, ठीक है, 23 के बाद आपका 29 हो गया, और ऐसे आप कितने भी प्राइम नंबर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से ही विभाजित हों, डिवाइड हों, वो आपकी प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका को प्राइम। अभी को प्राइम क्या होती हैं, को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं, ठीक। को प्राइम वे संख्याएं होती हैं जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो, वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि दोनों का क्या हो, महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF क्या हो, HCF दोनों का HCF एक हो, ठीक है। अब आपकी दो प्राइम नंबर लेते हैं कोई, भाई एक हो गया आपका 3 और एक हो गया 5, ठीक। दोनों चेक करेंगे कि दोनों प्राइम नंबर हैं, बिल्कुल है। अगर इनका HCF ज्ञात करने को कहा जाए अपने को, HCF, तो इनका HCF केवल एक ही है, इसके अलावा इनका कोई और HCF नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका 7 और 11, भाई 7 और 11 क्या को प्राइम नंबर है, तो देखेंगे कि इनके फैक्टर क्या एक ही है, भाई इनका HCF जो आएगा वो आपका क्या आएगा, एक आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या कितने हो गई, जिनका फैक्टर केवल एक हो, ठीक है, यानी कि जिसका HCF जो है, HCF क्या हो, सिर्फ एक हो, सॉरी फैक्टर नहीं, HCF केवल एक हो, वो आपके क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म आपकी ट्विन प्राइम नंबर्स, युग्म अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, भी दो अभाज्य संख्याओं में दो का अंतर हो तो उन्हें युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे दो और ना सॉरी, पहला आपका क्या हो गया भाई, 3 और 5 हो गई, ठीक है। 3 और 5 में अंतर कितने का है आपका, 2 का अंतर है, तो ये युग्म अभाज्य संख्या हो गई, ठीक। फिर आ गया आपका 5 और 7 हो गया, तो इनमें भी अंतर कितने का है, 2 का। यदि दो प्राइम नंबर्स में 2 का अंतर हो, डिफरेंस हो, तो वो आपकी क्या बोला, क्या कहलाएंगी, प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगी, ठीक है, याद रखना। ट्विन प्राइम नंबर्स, आगे क्या हो गया भाई, 11 ले लिया और 13, इनका भी डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये संख्या आपकी ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगी, युग्म अभाज्य संख्या। आगे चलते हैं, इवन नंबर्स। अब सम संख्याएं, इवन नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो दो से भाज्य हों, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, आपकी सभी सम संख्याएं कहलाएंगी। वे संख्याएं सभी क्या होंगी, आपसी दो से भाज्य होंगी, दो से डिवाइड होंगी, ठीक। या फिर जिन संख्याओं के अंत में, ठीक है, अंत में क्या हो आपको, 0 मिल जाए, ठीक है, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, ठीक, 0 2 4 6 मिल जाए, ठीक है, और 8 मिल जाए।
अगर ये कोई भी आपको इकाई का अंक मिल जाता है, इनमें से, इन अंकों में से किसी भी संख्या का इकाई का अंक ये मिल जाता है 0, 2, 4, 6, 8, तो वो सभी आपके क्या होंगे, सम संख्याएं होंगी। यानी कि वो पूरी तरह 2 से डिवाइड हो जाएगी, आपकी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सम संख्याएं हैं। ठीक है भाई, 16 हो गई आपकी सम संख्या है। ठीक है, 88 हो गई आपकी सम संख्या है। ठीक है, कितनी भी ले सकते हैं आप, 7556, ये भी आपकी एक सम संख्या है। ठीक है, 2 से डिवाइड होगी। तो इस तरह जो संख्या 2 से डिवाइड होगी वो आपकी सम संख्या कहलाएगी। फिर आता है विषम नंबर, ओड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो वो क्या कहलाती हैं, आपकी ओड नंबर्स कहलाएंगी। ओड नंबर्स क्या हो गया आपका, जैसे ओड नंबर्स में लेते हैं तो एक एक क्या है, 2 से विभाजित नहीं होता। ठीक है, 3 1 से विभाजित, 2 से विभाजित नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। ठीक है, 13 नहीं होगा। तो जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होंगी, विभाजित नहीं होंगी, वो आपके क्या कहलाएंगी, ओड नंबर्स कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। आगे देखते हैं रेशनल नंबर, यानी कि प्रीमेय संख्याएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि बटे की फॉर्म में लिख सकें, और जहां हमारा क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। यानी क्यू का मान बटे में हम कभी भी 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, बटे में 0 आएगा तो वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि 0 बटे कोई भी संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, 0 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इस 0 आपकी एक प्राइम नंबर होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी 0, ये याद रखना। 0 क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्याएं क्या होगी, जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप मान लिया कि 7 है आपका, 7 एक प्राइम नंबर है ना, रेशनल नंबर है या नहीं है, तो 7 एक रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि हम 7 को 7/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 7/1 लिख दिया तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 7/2 एक आपका क्या हो गया, भाई रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, 5/3 आपका क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ये दोनों संख्याएं आपके क्या होनी चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। यानी कि भाई 15/5 ये है, क्या ये आपका प्रीमेय संख्या होगी, ये आपकी प्रीमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इनके फैक्टर एक से ज्यादा हैं। तो आप इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 5 से 5 या 15, 5 एकम 5, तो 3/1 आपका जो है रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, प्रीमेय संख्या हो जाएगी। तो ये आपकी सभी क्या हो जाएंगी, प्रीमेय संख्याएं। ठीक है, और प्रीमेय संख्याएं, जैसे कि प्रीमेय संख्याएं धनात्मक भी होती हैं आपकी, धनात्मक और ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक है, ऋणात्मक, धनात्मक कैसे, ऋणात्मक कैसे, भाई धनात्मक जैसे कि 7/2 आपकी एक क्या है, धनात्मक प्रीमेय संख्या है। ठीक, या फिर -7/2 या -2 क्या हो जाएगा, ये भी आपकी धनात्मक हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ऋणात्मक संख्याएं क्या होगी, ऋणात्मक प्रीमेय संख्याएं होगी आपकी -5/2, ये आपकी एक ऋणात्मक संख्या है। ठीक, या फिर -4 ले लो, ये भी आपकी एक क्या होगी, ऋणात्मक प्रीमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार आपकी जो संख्याएं हैं, प्रीमेय संख्याएं हैं, वो ऋणात्मक प्रीमेय संख्याएं और धनात्मक प्रीमेय संख्याएं हो सकती हैं। धनात्मक प्रीमेय संख्याओं के उदाहरण क्या है, 3/5, 5/7 हो गया। ठीक है, -7/-9 हो गया। ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हैं आप जो पॉजिटिव हो, तो ये आपकी धनात्मक प्रीमेय संख्याएं हो गई। ठीक, ऋणात्मक प्रीमेय संख्याओं में भी 2/7 हो गया। ठीक है, -9/4 हो गया, ये आपकी क्या हो गई, ऋणात्मक प्रीमेय संख्याएं हो गई। अब आगे देखते हैं, भाई प्रीमेय संख्याएं देख ली, अब अप्रीमेय संख्याएं देखेंगे। प्रीमेय संख्याएं क्या होगी, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू जो है हमारा, यानी कि हर जो आपका है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब देखते हैं इरेशनल नंबर्स, अप्रीमेय संख्याएं। अप्रीमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इनके रूप में नहीं लिख सकते, वो आपकी अप्रीमेय संख्याएं होती हैं। अप्रीमेय संख्याएं जैसे भाई पाई हो गया, पाई एक अप्रीमेय संख्या है, पाई का मान कितना होता है भाई, 3.1415 के लगभग। ठीक है, और इससे आगे चलता है तो इसका मान कोई फिक्स तो है नहीं, ये आपका क्या हो गया, एक अप्रीमेय संख्या हो गई। ठीक, आगे देखेंगे तो जैसे कि कोई √3 है, तो √3 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, रूट रूट माइनस ना √5 क्या हो गया आपका, एक अप्रीमेय संख्या हो गई।
ठीक, तो ये संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते बटे में, वो जो आपकी आएंगी वो सारी क्या आएंगी, इरेशनल नंबर्स आएंगे, अप्रीमेय संख्याएं आएंगी। ठीक, अब देखते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं भाई, जिनमें परिमेय संख्या आती है और अपरिमेय संख्या आती हैं, वो सभी मिलकर क्या बनती है, आपकी रियल नंबर्स बनती है, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं जो है उनमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, आपके नेचुरल नंबर्स भी, होल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी, ठीक है, इवन नंबर्स भी, ओड भी, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल नंबर तो हैं ही आपके वास्तविक संख्या में, रियल नंबर्स में। तो कौन कौन सी संख्याएं देख ली हमने, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो जिनकी गिनती क्या होती है, एक से स्टार्ट होती है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार और आगे इनफाइनाइट तक कितनी भी जा सकती है, अनगिनत। होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड होता है। ठीक है, जीरो, फिर नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, एक, दो, तीन, चार और इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स क्या हो गए, इंटीजर्स हो गई जिसमें माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, -3, -2, -1, फिर जीरो, फिर एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, और ऐसे इनफाइनाइट तक। और ये माइनस में भी क्या जाते हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है, फिर इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या हो गए, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, उन्हें इवन नंबर्स या सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके ओड नंबर, ओड नंबर या विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या हो गई, जो दो से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती, उन वो संख्याएं क्या होती हैं, आपकी ओड नंबर्स होंगी। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं क्या होगी भाई, जिनका फैक्ट, जो संख्याएं, जो नेचुरल नंबर्स केवल एक से और स्वयं संख्या से विभाजित होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे आपके प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स जो हो गए वो एक के अलावा अन्य संख्या से भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होते हैं। ठीक है, याद रखना, विभाजित होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स क्या हो गया, ऐसे प्राइम नंबर्स का फैक्टर जिनका एचसीएफ क्या आएगा, जिनका एचसीएफ आपका एक आएगा, वो आपके को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, रेशनल इरेशनल हो गए, जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इज इक्वल 0 होना चाहिए। और इरेशनल नंबर क्या होगा, जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, तो ये हो गया आपकी संख्याएं, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। इन सभी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब देखते हैं आगे भाई, अनुवर्ती संख्याएं। ठीक है, अनुवर्ती संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, अनुवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं। ठीक है, एक तो होता है अनुवर्ती, एक आपका होता है यहाँ पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती। ठीक, पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, कुछ भी दे रखा है आपको, मान लिया 198 दे रखा है। ठीक है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, यानी कि इसके पहले कौन सी संख्या होगी, जस्ट तो 197, तो ये आपकी क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, अब भाई 200 है, 200 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, इसके जस्ट पहले जो संख्या आएगी, यानी कि 199 इसकी पूर्ववर्ती होगी। और अनुवर्ती संख्याएं कौन सी होती है, अनुवर्ती में जस्ट हम बाद वाली संख्या लिखते हैं। ठीक है, जस्ट बाद वाली संख्या लेंगे। तो जैसे कि आपका एक 198 है, इसकी अनुवर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी, प्लस एक करके जोड़ देंगे तो 199 इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, पूर्ववर्ती में एक पहले की और अनुवर्ती में एक बाद की संख्या लेंगे। परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्याएं। तो परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी परफेक्ट नंबर्स मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर जिनका फैक्टर्स का, अगर उनके फैक्टर करें, उनके फैक्टर को जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा उस परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो वो होती है आपकी परिपूर्ण संख्या, यानी कि वह पूर्णांक जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो। यानी कि जैसे कोई संख्या ले लिया अपन ने 28। ठीक, 28 एक पूर्णांक संख्या है। अब 28 के फैक्टर करेंगे, अगर 28 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 से भाई 28 के फैक्टर, सॉरी 28 के गुणनखंड कितने हो गए, 28 का गुणनखंड जो है वो क्या हो गया, एक भी है इसका गुणनखंड। ठीक है, दो भी है इसका गुणनखंड, फिर आगे चल के 4 से जाएगा तो 4 भी इसका गुणनखंड है, फिर 7 भी इसका एक गुणनखंड है, फैक्टर है। ठीक है, फिर 14 भी इसका एक फैक्टर है। अब अगर आप इनको जोड़ोगे, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो इनका योग जो है आपको 28 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक क्या होगी, परिपूर्ण संख्या हो गई। ठीक है,
तो इन संख्याओं को परिपूर्ण संख्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। जिनके फैक्टर्स का योग हमेशा उस संख्या के इक्वल आएगा वो आपके परिपूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, जैसे 6 है, 6 का अगर फैक्टर करें तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड होता है, फिर कितने से, 3 से डिवाइड होता है। तो अब 3 के बाद कितने पे, 6 पे जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर। इनको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 कितना आएगा, 6। तो 6 एक क्या है, परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर्स है। ठीक है, तो ध्यान रखना परफेक्ट नंबर्स कौन से होंगे, जिन नंबरों के फैक्टर करने पर उनके फैक्टर्स का योग जो उस संख्या के इक्वल आएगा वो आपके परफेक्ट नंबर्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या हमेशा 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो, यानी कि मान लिया आपका 2 2 2 2 2 2, ये एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति है। तो ये संख्या जो है आपकी 3 से 11 से 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से पूर्णतः क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो और कोई भी संख्या ले सकते हो। इसमें सिर्फ एक अंक होना चाहिए जिसकी 6 बार पुनरावृत्ति हो, जैसे 5 5 5 5 5 5। ठीक है, ये भी क्या है, इन्हीं संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक, 7 7 7 7 7 7। तो ये भी आपकी इन संख्या से 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। ये आप याद रखना, नोट करना। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जो संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो इनके योग निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो इनको याद रखना। क्योंकि भाई लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो हमें n इंटू एन प्लस 1/2 करेंगे। ठीक है, लगातार n सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1। लगातार n विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला है n स्क्वायर। n क्या है आपका, n है जहां तक की संख्या आपको क्वेश्चन में दे रखी है, जहां तक का योग ज्ञात करना है वो आपका n होगा। मान लिया कि पहले 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको, 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो n क्या हो गया आपका, 50 हो गया। ठीक है, तो n का मान क्या आएगा क्वेश्चन में, जहाँ तक की संख्याओं का योग दे रखा होगा वो आपका n होगा। तो प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 और n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है n स्क्वायर। ठीक, तो अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो वही 50 तक की सभी प्राकृत संख्याएं यानी कि 1 से लेकर 1 2 3 4 और ऐसे 50 तक, इन संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू एन प्लस 1/2। यह है प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो n का मान क्या है यहाँ पर, 50, क्योंकि 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 50 गुणा क्या आ जाएगा आपके पास, 50 + 1/2। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, 50 गुणा कितना हो जाएगा, 50 और 1 51/2, कितने पे जाएगा, 25 पे। ठीक है, अब इनको सोल्व कर देंगे, 25 का 5 असल कितनी आ गई, 2। ठीक है, 25 चौक 100, 25 पंजा 125, 125 और 2 कितने हो गए, 127। तो आपका जो योग आया 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 1275। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन 3 है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूले में संख्याओं को पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है 1 से 100 तक की। तो फॉर्मूला क्या है प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, रख देंगे, n का मान कितना है हमारे पास, 100 मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 गुणा में 100 + 1 कितना हो गया, 101 बटे कितना हो गया, 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 50 पे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, 0 5 0 5, यानी कि 5050, ये आपका क्या आएगा, 100 तक की संख्याओं का योग, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
51 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। अभी तक हमारे पास क्या था कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर संख्याएं थी, ठीक, तो उनको हम आसानी से कर सकते थे फॉर्मूला लगा के। 1 से 50 तक का था, 1 से 100 तक का, या 1 से 1000 तक का कंटिन्यू हो। तो अब हमारे पास है कि 51 से और 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक है, 1 से 100 तक की संख्याओं का जो योग आएगा उसमें से 1 से 50 तक की संख्याओं का योग को माइनस कर देंगे, तो आपके पास 51 से 100 तक की संख्याओं का योग बच जाएगा। ठीक है, फिर 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। अभी निकाला था हमने, क्या आया था आपका, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू। तो 100 तक की संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, 100 गुणा 101 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 50 पे। आपका कितना आया योग, 50 50। ठीक है, ये आपका आ गया 1 से 100 तक का। फिर हम निकाल लेंगे 1 से 50 तक का। 1 से 50 तक का फॉर्मूले में संख्या पुट करेंगे, 50 गुणा कितना आएगा 51 बटे 2। ठीक है, 2 से कितने पे जाएगा, 25 पे। अब इसको 25 से सोल्व कर देंगे, कितने में, 25 का 5 असल 2, 25 5 125 और 2 कितना हो गया आपका 127। ठीक है, ये आ गया आपका 1 से 50 तक का। अब 100 तक के योग में आप 50 तक का योग घटा देंगे तो हमारे पास 51 से 100 तक की संख्याओं का आ जाएगा। घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 5। ठीक है, इधर 4 बचेगा, 4 असल लेंगे 14, तो 7 9 और 4 में से 1 जाएगा तो आपका आएगा 3। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो शायद ऑप्शन गलत होंगे, एक बार देख लेते हैं भाई। 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ये है ही। ठीक है, और इसका 1275 घटाए में 10 में से 5 बचेगा, ठीक, 14। अच्छा हाँ, 14, 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितने बचेगा आपका 9, सॉरी 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 7। ठीक है, तो 3775 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3775। 51 से 100 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, ये आपका सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई सम संख्याएं जो हैं, सम संख्याएं 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्याएं होंगी। भाई प्रत्येक दूसरी संख्या एक सम संख्या है, जैसे 2 एक सम हो गई, ठीक है, 4 एक सम हो गई, 6 एक सम हो गई, 8 एक सम हो गई। तो प्रत्येक दूसरी संख्या एक सम संख्या है। 100 तक की संख्याओं, कुल संख्याओं में से हमारे पास जो सम संख्याएं आएंगी, सम संख्या, उनकी संख्या कितनी आएगी 50। ठीक है, 50 सम संख्याएं आएंगी आपके पास। तो 50 सम संख्या यानी आपका n जो है वो किसके इक्वल आएगा, 50 के। अब इनका योग ज्ञात कर देंगे, 50 गुणा कितना हो गया 51। ठीक है, कितने पे जाएगा 0, 5 के 5, 5 5 25, 2550 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है आपका, वही फॉर्मूला है एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर। तो 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो 1 से 50 तक आपकी कितनी विषम संख्याएं आ जाएंगी, तो प्रत्येक दूसरी संख्या एक विषम संख्या होगी, यानी कि विषम संख्याओं की संख्या कितनी है 25 होगी आपकी। ठीक है, तो 25, तो एन स्क्वायर, इनका योग क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कर देंगे, एन की वैल्यू कितनी आ गई 25, 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ हमने प्राकृत संख्याओं का योग देख लिया। ठीक है, क्या था फॉर्मूला प्राकृत संख्याओं के योग का, n इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू। ठीक है, और सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन, और विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला एन स्क्वायर। ठीक, तो ये याद रखना, तीनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, अभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का भी फॉर्मूला है आपके का, क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू
2n+1/6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला हो गया n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ठीक है, तो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि भाई क्वेश्चन कहता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ऐसे योग ज्ञात करना है कितने, 10 तक की स्क्वायर संख्याओं का। ठीक है, वर्गों 10 तक, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारा है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, 10 आ गई तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 इंटू 10+1 क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 10n, यानी कि 2 से गुणा करेंगे 10 को तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, गुणा में 21 बटे कितना हो जाएगा 6। अब इसको सोल्व कर देंगे, 3 से कितने पे जाएगा, 3 7 21, 3 से 3 दूनी 6, 2 से ये कितने पे चला जाएगा 5 पे, कितना हो गया 35 गुणा 11। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेंगे, 11 पंजे 55, असल 5 11 33, और 5 कितना हो गया आपका 38, यानी कि 385 क्या आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला याद करना कि n 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं को वर्गों का योग, यानी कि कितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन अपॉन इंटू 2n+1/6। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। भाई 25 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो उसी तरह कर लेंगे, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे, और इनको घटा देंगे तो हमारे पास 25 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका, प्राकृत n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है वो है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, 1 से 50 तक की संख्याओं को ज्ञात करना है हमें, तो क्या आएगा 50 गुणा 50 प्लस 1 51। ठीक है, 50 दूनी 100 और 101 बटे 6। 3 से सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से कितने पे जाएगा, 3 एकम 3 बच गया, 2 3 7 है 21। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो 25 पे जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने 25 होंगे 150, 25 7 है 175, असल पाई कितनी 17। ठीक है, 25 एकम 25, 25 और 17 कितना होगा, 7 दूनी 5 7 5 12 और 2 असल पाई 1, 3 और 1 4, 425। अब 425 को आप 101 से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या आ जाएगा 5 2 और 4 0 0 0, कितना हो जाएगा 5 2 4। ठीक है, जोड़ देंगे 5 2 5 और 4 9 2 और 4, तो ये आपके पास आ गया क्या 42,925। ठीक है, 42,925 जो है आपके पास 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। अब 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे, कितना आएगा 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 24 गुना कितना हो जाएगा 25 गुना कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 और 1 49। ठीक है, ये हो गया बटे 6, 6 से कितने पे 6 चौक 24, ये कितना हो गया 25 चौका 100, 100 गुना 49 कितना हो गया 4900। अब इसको माइनस कर देंगे, इसमें से कितना जाएगा 4900 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 25। ठीक है, ऑप्शन भाई, ऑप्शन के मतलब पहले ही ऑप्शन में आपका क्या है लास्ट में 25 है। ठीक है, तो ऑप्शन एक इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, सभी इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, भैया आपका क्या है मल्टीपल का साइन है, मल्टीपल गुणा का। तो अब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है उनके लास्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो इकाई का अंक आएगा वो ही इनको मल्टीप्लाई करने पर भी इकाई का अंक आएगा। ठीक है, तो ये क्या है 3 और इसका इकाई का अंक 8 है, तो 8 दिया कितना हो गया 24। ठीक है, या आप यहाँ से 4 भी ले सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 गुणा 4 कितना हो गया आपका 16।
ठीक है, तो यहाँ 6 ले सकते हैं। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 छके 54, यानी कि 4। ठीक है, तो आपका इकाई का अंक जो है वो आएगा क्या, 4। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्याएं हो मल्टीप्लाई में, उनको आपको सिर्फ इकाई का अंक लेके मल्टीप्लाई करना है, और जो इकाई का अंक इनका आएगा मल्टीप्लाई का सिंगल डिजिट का, वही इन सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका क्या है, मल्टीप्लाई है। तो अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जब पावर्स में दे रखे हो आपको संख्याएं ऐसी और इकाई का अंक ज्ञात करना हो, तो आपको सबसे पहले सभी की जो पावर्स है, सभी की पावर्स है उसको डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, और जो शेष फल आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष फल आएगा वो उसकी इकाई के अंक पर रखेंगे। यानी कि आपके पास है पहले 517 की पावर क्या दे रखी है आपको, 26। ठीक है, तो 26 को हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा, 4 से, 4 छक्का 24, यानी कि जो आपका शेष फल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो आएगा 2। ठीक है, रिमाइंडर 2 आया आपका, 4 से छोटा है तो रिमाइंडर 2 आया, तो अब हम करेंगे 7 की पावर 2, यानी कि 49, एक संख्या ले लेंगे 49। फिर आपके पास है 313, 313, 313 की पावर कितनी है, 17। अब पावर 17 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 16 पे। रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1। ठीक है, रिमाइंडर आएगा 1, तो इकाई का अंक क्या है, 3। तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपका, 3। ठीक, ये दूसरी संख्या बन गई। फिर क्या है, 402, 402 की पावर कितनी है आपकी, 58। अब 58 में 4 का डिवाइड करेंगे आप, तो कितने पे जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 बच गया एक, 4 चौके 16। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा यहाँ से 2, शेषफल क्या बचेगा, 2। ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो ये यहाँ से 4 आ गया। अब आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं भाई, यहाँ से 9 ले लेंगे, 9 तिया कितना हो गया, 27, यानी कि 27 का 7 ले लेंगे, 7 चौका 28, यानी कि 8। तो जो इकाई का अंक आएगा हमारा वो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो, तो उनकी इकाई का अंक भी वही आएगा, चाहे घात कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए यदि आपकी आधार संख्या, जैसे भाई अभी क्या थी, 517 थी। ठीक है, तो 517 की जगह अगर आपकी आधार संख्या में इकाई का अंक इन संख्याओं में से कोई भी एक हो, यानी कि यदि 516 होती, ठीक, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, 516 की पावर 728 है, ठीक मान लिया, गुणा में 728, 721, इसकी पावर मान लिया कि आपकी कितनी है, 925। ठीक है, तो इस प्रकार अगर इनकी आधार में इकाई का अंक 1 है, 6 है, 5 है या 0 है, तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा, 6 में, 1 में 1 ही आएगा। ठीक है, तो पावर चाहे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 516 की पावर अगर 728 है, तो इसमें इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, 721 है, इसकी पावर आपकी 925 है मान लिया, तो इसमें इकाई का अंक अगर आपका का आधार का इकाई का अंक 1 है, तो इसमें भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखना, यदि इकाई का अंक आधार संख्या में आपका 0, 1, 5 या 6 है, तो उनमें इकाई का अंक यही संख्या आएंगी। ठीक, भाई एक को आप किसी से मल्टीप्लाई करो अगर, तो एक ही आएगा, इकाई का अंक 1 है तो। जैसे 721 है, 721 की पावर अगर आप 2 करोगे, तो 721 गुणा 721 आएगा, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, तो इकाई का अंक भी 1 ही आया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह 65 गुणा 65, अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब आधार वाली संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 0, 1, 5 या 6 हो, तो उनका इकाई का अंक भी वही आएगा, चाहे घात कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो बताओ कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं हम, जो हमारा पहला भाज्य है, पहला भाज्य कितना है, 119 से। ठीक है, पहले भाग किससे दिया है हमने, 119 से भाग दिया है, और हमारा कुछ शेषफल बचता है कोई संख्या, और फिर कहता है कि यदि उसको
17 से भाग दिया जाए, यानी कि दूसरा भाज्य क्या है आपका 17। तो पहला भाज्य और दूसरे भाज्य में अपने को ये देखना है कि ये पूरी तरह डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। अगर ये पूरी तरह डिवाइड होते हैं तो हम जो शेष बचता है डायरेक्ट उसमें ही दूसरे भाज्य का भाग दे सकते हैं। अब देखेंगे 119 जो है डिवाइड होता है पूरी तरह एक 17 से, ठीक है। अगर डिवाइड होता है पूरी तरह 17 से तो आप जो आपका शेष फल दे रखा है शेष कितना 19, इसमें आप डायरेक्ट 17 का डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की से किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा परंतु उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया, तो उसका प्राप्त अंक सही उत्तर से 324 अधिक आया। तो बताओ वह संख्या क्या है। भाई मानना वह संख्या क्या थी आपकी, मानना संख्या x है, ठीक है। अगर आपकी संख्या x है तो x को आपसे कहा तो गया था कि 25 से गुणा करने के लिए, तो 25x आएगा, ठीक। और उसने कहता है कि कर दिया कितने से 52 से, तो 52x हो गया। अब ये कहता है कि 52 से करने पर उसका जो सही प्राप्त अंक थे उनसे 324 अंक अधिक आए। तो 52x माइनस 25x बराबर कितने के दे रखा है 324 के। अब इनको सोल्व कर देंगे, कितने बचेगा आपका भाई 52x में से 25x जाएगा तो आपका बचेगा 27x। 27x बराबर कितने के 324 के। x का मान चाहिए हमें, ठीक है। 324 27 को इधर लेके आएंगे तो बटे में आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे, कितने पे 9 से करेंगे तो कितने पे जाएगा 9 चौक 36, तो 9 तिया 27 बच गया 5, 9 छके 54, 9 से करेंगे तो 9 तिया 27, 3 से कितने पे जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी वो संख्या जो थी आपकी वो क्या थी 12, ठीक है। संख्या क्या थी 12, ऑप्शन एक इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का वर्ग उस संख्या के 2 गुने से 8 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है। भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से देखेंगे कि एक संख्या का वर्ग उस संख्या के 2 गुने से, ठीक है। यानी कि a है कोई संख्या, यदि इसका वर्ग करते हैं तो क्या है अपने पास a स्क्वायर, ठीक है। ये संख्या आ गई a स्क्वायर, तो वो कहता है कि वो उस संख्या के 2 गुने से, 2 गुने से कितनी अधिक है 8 अधिक है। तो ऑप्शन उठा के देखेंगे, सबसे पहले 4 लेंगे, तो 4 का वर्ग कितना आएगा आपके पास, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है। 16 आएगा। तो ये क्या कहता है कि एक संख्या का वर्ग उस संख्या के 2 गुने से 8 अधिक है। तो 2 गुना किया 4 का, 2 गुना किया 4 का तो क्या आया 8। अब इसका वर्ग जो है इससे कितना अधिक है 8 अधिक है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। यानी कि 3 लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, उनके गुणनफल को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए कि 3 संख्याएं लेते हैं कोई भी, मान लिया 2 लगातार, 2 हो गई 3 हो गई और 4 हो गई, ठीक है। इनके गुणनफल को गुणा कर दिया, कितना आ गया 2 तिया 6, 6 चौके 24, ठीक है 24। किससे डिवाइड है आपके 4 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। लेकिन इस टाइप की जो संख्या है वो हमेशा हमेशा आपकी क्या होगी, या तो 6 से डिवाइड होगी पूरी तरह या फिर 12 से डिवाइड होगी, अगर ऑप्शन में 12 हो तो, ठीक है। ये तो ये याद रखना, इस प्रकार कोई भी संख्या लेंगे अपन 7 गुणा 6 गुणा ना सॉरी लगातार संख्या लेनी है हमें तो कितनी हो जाएगी, हमने ले लिया 10 गुणा 11 गुणा 12, ठीक है। लगातार 3 प्राकृत संख्याएं हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके पास, भाई 12 को इससे करेंगे 11 से करेंगे तो 12 दूनी 12 एक कम ना 12 एक कम 12, 12 का 2 असल एक, 12 एक कितना हो गया 13, ठीक है। तो 1320। अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी आपकी, ये हमेशा 6 या 12 से डिवाइड होगी होगी, ठीक है, याद रखना। तो इस प्रकार की संख्याएं हमेशा किससे डिवाइड होंगी, 6 से डिवाइड होंगी या फिर 12 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों का योग 25 है तथा अंतर 13 है, तो इन अंकों का गुणनफल होगा। भाई कोई भी दो अंक है आपके पास, मान लिया एक अंक आपका a है, दूसरा अंक आपका b है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि दोनों का योग यानी कि a प्लस b आपको दे रखा है कितना 25, फिर कहता है कि दोनों का अंतर 13 है, यानी कि a माइनस b क्या दे रखा है आपको 13, ठीक। तो इनका गुणनफल पूछ रखा है आपसे। जब आपको a प्लस बी दे रखा हो और a माइनस बी दे रखा हो तो इनको हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण बन गई आपकी, समीकरण 1 और समीकरण 2,
इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2a हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 और 3 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा 38/2 आ जाएगा, 2 से कितने पे जाएगा 19 पे, यानी जो एक संख्या आपने a मानी थी उसका मान क्या आ गया 19, ठीक है। तो जब a का मान 19 आ गया और क्या कहता है कि a प्लस बी क्या है आपका, a प्लस बी आपका 25 है, तो a का मान 19 है तो b का मान क्या हो जाएगा भाई 25 माइनस 19, या b का मान आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो a का मान आ गया 19, b का मान आ गया 6। अब इन दोनों का गुणनफल पूछा है यानी कि a गुणा b, तो क्या हो जाएगा 19 गुणा 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 छक्का 114, ठीक। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 से 400 के बीच 2, 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। भाई 200 से और 400 के बीच 2, 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 2, 3 और 4 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, एलसीएम इनका कैसे लेंगे 2, 3, 4, एलसीएम 2 से 2 एक कम 2, 2 एक 3 है, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो इनका एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा 12 आ जाएगा आपका, ठीक। तो 12 आ गया आपका एलसीएम। तो 400 तक 12 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो वो ज्ञात करने के लिए हम 400/12 करेंगे, ठीक है। और माइनस 200/12 करेंगे, तो 200 से 400 के बीच में जितनी संख्याएं हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, 12 कितना आएगा आपके पास 200, ठीक है। 4 से करेंगे तो 4 से सॉरी 4 से करेंगे तो कितने पे जाएगा आपका 50 पे, और 4 से करेंगे तो कितने पे जाएगा 3 पे, ठीक है। कितनी आ गई 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 यानी कि लगभग आपकी कितनी आ गई 17 संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा 17 संख्या। या फिर आप या ऐसे भी देख सकते हैं हम इनको, भाई 400/12 है, तो 400/12 को अगर यहीं सोल्व करो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 0 पे, 4 से 3 पे, तो 100/3 आ गया यहाँ पे, 100/3 माइनस, अब ये 200/12 है, कितना आ जाएगा 4 से करेंगे तो 50 पे, और 4 से करेंगे तो 3 पे, यानी कि 50/3, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3, और माइनस कितना हो जाएगा 16 सही 2/3, ठीक है। अब 33 संख्या पूरी पूरी है और 16 संख्या पूरी पूरी है, तो यहाँ 33 माइनस 16 कितना आ जाएगा आपके पास 17, ठीक है। तो 17 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। 17 ऐसी संख्याएं होंगी 200 से 400 के बीच में जो 2, 3 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को 117 से विभाजित किया जाता है तो 18 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। क्या कंसेप्ट है कि जो पहला भाज्य है और जो दूसरा भाज्य है उनमें देखेंगे कि वो एक दूसरे के फैक्टर हैं या नहीं है, या दूसरा भाज्य से पहला भाज्य पूरी तरह डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो डायरेक्ट हम दूसरे विभाज्य को जो शेषफल है उसमें भाग दे के दे देंगे, ठीक है। और जो शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर आएगा। तो 117 जो है 117 से 13, 117 13 से पूरी तरह डिवाइड होता है भाई, 13 में कितना हो जाएगा 13 में 117, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम जो शेषफल बच रहा है हमारा क्वेश्चन का 18, इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 एकम 13, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 5, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन 1 जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। कोई दो संख्याएं हैं, एक तो आपको दे रखी है 5, ठीक है, दूसरी का वह मान लिया b। क्या क्वेश्चन कहता है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो दे रखा है आपको कितना 386, ठीक है। सोल्व कर लेंगे भाई, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 386। अब 20 इधर रख लेंगे कितना आ जाएगा 386 जो है माइनस कर देंगे 25 से, तो कितना बचेगा आपका 20 भाई 386 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा 6 आएगा 3 आएगा। तो
तो ये कितना हो गया आपका, यानी कि 361 किसका स्क्वायर है, 19 का। तो बी का जो मान आ गया आपका क्या आएगा, 19। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 19। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार क्रमागत संख्याओं का योगफल 748 है, उनमें सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है भाई, ये है आपका कि चार क्रमागत संख्याओं, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग है ये क्वेश्चन में। ठीक है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दे रखा है आपको 748, उनमें सबसे छोटी संख्या होगी। तो सम संख्याएं हैं, हमें पता है कि प्रत्येक सम संख्या जो है क्रमागत में 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें जो सम संख्या है, तो पहली सम संख्या ये, फिर ये दूसरी। ठीक है, तो इस तरह क्या है, प्रत्येक में 2 संख्या का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक का, दो का, और फिर ये है दूसरी संख्या हमेशा सम संख्या होगी। तो मान लिया कि जो पहली संख्या है आपकी सबसे छोटी, पहली सम संख्या वो क्या है, x है। तो फिर दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, x+2। ठीक है, और तीसरी आपकी तीसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, x+4। और चौथी सम संख्या जो है आपकी वो हो जाएगी x+6। ठीक है, तो ये आपकी चार सम संख्याएं हो गई क्रमागत। अब इनका क्वेश्चन कहता है कि इनका योग 748 है, तो इनका योग कर लेंगे भाई, x+2, x+4, x+6। ठीक है, 1 2 3 और 4 हो गई। इनका योग दे रखा है आपको 748। ठीक, अब इनको x को जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 4x प्लस संख्या कितनी है, 2, 4 कितना हो गया, 6, और 6 कितना हो गया, 12, बराबर 748। 4x जो है 12 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस करेंगे तो इसमें से कितना बच जाएगा आपके पास, 6 3 और 7। ठीक है, अब x की वैल्यू आ जाएगी 736/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 4 एकम 4, बच गया 3 4 8 32 और 4 चौके 16। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 184, यानी कि x बराबर 184। x ही क्या थी, सबसे छोटी सम संख्या थी। ठीक है, बाकी में तो भाई x, ये 2 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। तो जो सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी, सबसे छोटी सम संख्या वो होगी आपकी 184। ठीक है, 184। ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योग, ये क्या योगफल नहीं है, 6709 में जोड़ने पर 9 से विभाजित होती है, तो वह संख्या क्या है। भाई 9 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है आपका, 9 से विभाज्यता का रूल जो कहता है वो कहता है कि संख्या पर जो संख्या है उसके अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, अंकों का योग हमेशा 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 54 ये संख्या है। अब ये इसको चेक करेंगे कि 9 से डिवाइड है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, इनको जोड़ के भाई 5 4 9। ठीक है, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18। तो 18 क्या है, 9 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसी तरह ये क्या है आपका, 6 7 0 9। अब इनमें क्या जोड़ें कि ये 9 से पूरी तरह डिवाइड हो। भाई 6 और 7 कितना हो गया, 13, 13 और 9 कितना हो गया आपका, 22। अब 22 में क्या जोड़ें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो छोटी से छोटी संख्या। तो 22 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो वो 27 होगी, 27 9 से क्या हो जाएगी आपकी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या वो आ गई आपकी 5। ठीक, ऑप्शन 1 जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी नंबर सिस्टम की पहली क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।